बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि ये जो इंडियन टीम इंग्लैंड के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज़ के जो डिक्लेयर हुई है इसके बारे में बात करनी है, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा था। फिर अफ़गानिस्तान की T20 सीरीज़ भी आ गई। T20 सीरीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो आप सभी लोगों ने देखा कि क्या हुआ, और मुझे बहुत खुशी हुई कि रोहित शर्मा रिसरेक्ट हो गया और रोहित शर्मा ने अल्टीमेटली फाइनल मैच में वो किया जिसकी कि हम सबको उससे उम्मीद है। ख़ास तौर पे मुझे तो उससे जो उम्मीद रहती है कि थोड़ा सिंसियरली खेले। अब अगर हम टेस्ट टीम की बात करें तो इंग्लैंड की टेस्ट टीम के बारे में तो बात करना बेकार है। उसके भी पहले बात ये करनी चाहिए कि इंडियन टीम करेगी क्या। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि इंडियन टीम क्या स्पोर्टिंग विकेट बनाएगी और या फिर वो गड्ढे वाले विकेट बनाएगी जिन पे कि रैंक टर्नर्स होते हैं, जो कि पहले चौथे ओवर से जिसमें जब बॉल जब डालते हैं विकेट के ऊपर तो उसमें से धूल निकलने लगती है, गड्ढे हो जाते हैं और बेचारे बल्लेबाज जो हैं उनको रोना पीटना मच जाता है, उनमें बिल्कुल त्राही त्राही करने लगते हैं बल्लेबाज। और वो सिर्फ विदेशी टीम के ही नहीं, इंडियन टीम के भी। मतलब फ्रेंकली अगर मुझसे पूछा जाए कि ये रैंक टर्नर्स जो बनाते हैं तो इसके बारे में भले हम यहाँ पे मैच जीत जाते हैं, लेकिन क्या इंडियन बैट्समैन खुश होते हैं क्या? इंडियन बैट्समैन भी दिल पे हाथ रख के कहा जाए तो वो भी खुश नहीं होते, क्योंकि बीच में तो हमने एक डेढ़ साल पहले ये बात सुनी भी थी कि दबे शब्दों में किसी ने कहा था कि भैया ये हमारा भी तो एवरेज का कबाड़ा हो रहा है इसमें। और बात सही है कि अभी मतलब सिवाय एक अक्षर पटेल के और कौन कंसिस्टेंटली खेल पाया है इन गड्ढे, ये जो रैंक टर्नर्स बनते हैं इंडिया में। और मतलब ताज्जुब की बात है कि सिर्फ एक अक्षर पटेल ने ही खेला है और टेक्निकली वो परफेक्ट खेलता है ऐसे विकेट्स के ऊपर। हम सभी ने देखा है ये, इंक्लूडिंग रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये लोग भी जब खेलने जाते हैं तो भले इन लोगों ने बीच बीच में एक एक दो दो पारियां खेली हों कभी अच्छी, जैसे रोहित शर्मा ने सेंचुरी बनाई या विराट कोहली ने 70-80 रन बनाए थे एक बार। सेंचुरी तो बड़ी मुश्किल से आती है, लेकिन बीच बीच में ये जो रन्स बनते हैं ये भी कोई नहीं कह सकता है कि बड़ा बैट्समैन है जैसे रोहित शर्मा और विराट कोहली तो ये लोग बना ही देंगे रन। यहाँ पे सभी की हालत पतली रहती है, ये रोहाने, पुजारा, ये सब लोग भी, और सब का एवरेज जो है बैटिंग एवरेज गिर के वही 20-25 पे 30 पे आ जाता है, सिवाय एक अक्षर पटेल के। वो अक्षर पटेल इस मामले में मानना पड़ेगा कि मुझे तो ये कहने पे मजबूर होना पड़ता है कि भैया अक्षर पटेल आपका सबसे ज्यादा टेक्निकली साउंड बैट्समैन है जो इन विकेट्स पे बड़े धड़ल्ले से खेलता है। और वो तो ऐसा लगता है कि वो तो आउट होने का मतलब उसका तो चांस ही नहीं दिखता है कि वो आउट भी होगा, वो इतना परफेक्ट खेलता है यहाँ। तो मतलब देखिए, अब इसको फ्लूक नहीं कह सकते हम। मुझे लगता है कि ये तो सच्चाई है इस बात में कि ये यहाँ पे खेलने के लिए, इस तरह के विकेट्स पे खेलने के लिए अक्षर पटेल की टेक्निक बिल्कुल इम्पेकेबल है। खैर, ये तो अब क्या कह सकते हैं, ये तो पता चलेगा अब आने वाली सीरीज में क्या होगा। लेकिन हाँ, जो लोग बाग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि किस तरह की विकेट बनेगी, तो विकेट तो देखिए वही रैंक टर्नर्स ही बनेंगे। और रैंक टर्नर्स बनेंगे क्योंकि ये रैंक टर्नर्स बना बना के अभी तक यहाँ जीतते आए हैं, और सामने वाली टीमें जो है वो हालत पतली इनकी हो जाती है पहले ही डर के मारे। लेकिन अब देखिए, अगर रैंक टर्नर बनाते हैं तो हम इंग्लैंड को ये नहीं समझ सकते कि हम ये सोच लें कि इंग्लैंड फिर से आके वैसे ही घुटने टेक के और सीरीज हमको दे देगी। देखिए, पिछली बार जब इंग्लैंड आई थी तो क्या हुआ था, पहला टेस्ट मैच, वो वेन्यू मुझे याद नहीं है कहाँ था, शायद चेन्नई में था, कहाँ था, चेन्नई नहीं था, शायद कहीं और था। लेकिन उसमें जो रूट ने जड़ दी थी डबल सेंचुरी, क्योंकि टॉस जीत लिए थे वो उन्होंने और उनकी पहले बैटिंग आ गई। टॉस तो कोई भी जीत सकता है, और जिस तरह का हमारा रिकॉर्ड है पिछले 12 मैचेस में से हम 11 टॉसेस हारे हैं। तो अब अगर मान लीजिए ये फिर से अगर ये टॉस हार गए, ये देखिए, टॉस जो है जब सिक्का उछाला जाता है तो सिक्के में हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी 50% होती है। ये बात आप सभी लोग जानते हैं कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा।
अब आप या तो टॉस हारेंगे या जीतेंगे। लेकिन जिस तरह का इंडियन कैप्टन्स का रिकॉर्ड है, और ऐसा भी नहीं है, देखिए ये जो 12 मैचेस जो हुए हैं पिछले, जिनमें से कि 11 टॉसेस हम हारे हैं, और उसमें डिफरेंट कप्तान थे, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, और आपका शायद कौन, बुमराह भी, या नहीं, वो हार्दिक पांड्या, ये भी तो था आपका कप्तान। ये तो ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि रोहित शर्मा का ही लक खराब है टॉस के मामले में, ये सारे ही लोग टॉस हार जाते हैं। तो मतलब टॉस के मामले में इंडिया का एज अ कंट्री, एज अ टीम रिकॉर्ड खराब है। आप मान लीजिए ये 5 टेस्ट मैचेस में से आप 4 में टॉस हार गए और आपको पहले फील्डिंग करनी पड़ी, तो आपको भी लेने के देने पड़ सकते हैं। क्योंकि देखिए इस बारे में मेरा आर्गुमेंट ये है कि इंग्लैंड अब नाउ दे आर कमिंग विद एन एक्सपीरियंस ऑफ द लास्ट 2 सीरीज, जो ये पहले यहाँ आए हैं, ये पूरी तैयारी करके आएंगे। आपको अगर याद हो लास्ट टाइम जब ये इंग्लैंड की टीम यहाँ आई थी, तो एक मैच में तो जो रूट ने भी 5 विकेट ले लिए थे 2 रन देके। उसकी टेक्निक होती है, लेकिन यहाँ पे 100% आई एम श्योर कि ये दोनों को नहीं मालूम है कि ये कौन सी बॉल अंदर लाएंगे, कौन सी बाहर लाएंगे। ये तो बस रेवोल्यूशन दे के फेंकते रहते हैं बॉल, बस इनका काम यही है। वैसे बॉलर तो इंग्लैंड भी लेके आ सकता है ना। और अब खासतौर पे जब ये इंग्लैंड की टीम के पास पुराना एक्सपीरियंस है, तो ये तो अपने जो पार्ट टाइम बॉलर्स हैं जो कि स्पिन करते हैं, उनको भी अच्छी खासी प्रैक्टिस करवा के लाएंगे। जो रूट हो, लियम लिविंगस्टन अगर उसको टीम में खिलाते हैं टेस्ट टीम में, तो बिल्कुल ये लोग तो बल्ला ये बॉल को घुमाएंगे ही। और मोइन अली मुझे पता नहीं टीम में है या नहीं है, अदरवाइज मोइन अली तो बहुत भारी पड़ जाएगा। मोइन अली तो है ही, स्पिनर ही है वो तो। मेरे ख्याल से उनको मोइन अली को लेके आना चाहिए। मुझे मालूम नहीं है कि इंग्लैंड की टीम में मोइन अली है या नहीं है। इंडिया को भी भारी पड़ सकता है। तो इंडिया के लिए ये सीरीज बहुत ज़्यादा आसान नहीं होगी। जो लोग ये कह रहे हैं ना कि अरे ये तो बिल्कुल ये तो 5-0 हो जाएगा या ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये इतना आसान होने वाला नहीं है इस बार। खासतौर पे इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रहा है पिछले कुछ 3-4 सालों से। तो वो लोग डेफिनेटली यहाँ कोई मजाक करने नहीं आ रहे हैं या वो कोई घुटने टेकने के लिए नहीं आ रहे हैं। यहाँ वो बिल्कुल प्रिपरेशन के साथ आ रहे होंगे। वो उन लोगों ने अबू धाबी में कैंप क्यों लगाया, इंडिया में क्यों नहीं कैंप लगाया? तो उन्हें भी पता है कि कोई भी टीम जब किसी फॉरेन कंट्री में जाती है तो उनको वो कंडीशंस नहीं दी जाती हैं प्रैक्टिस के लिए जो कि एक्चुअल मैच में होने वाली है। तो जब इंग्लैंड की टीम को मालूम है कि हमें इंडिया जाके प्रैक्टिस करने में हमें वो बिल्कुल एग्जैक्ट कंडीशंस नहीं मिलेंगी और हमें प्रैक्टिस के लिए भी बॉलर्स वो नहीं मिलेंगे उस लेवल के, तो फिर सब स्टैंडर्ड टाइप के बॉलर्स को या इनएक्सपीरियंस बॉलर्स को खेलने से क्या फ़ायदा? उससे ज़्यादा अच्छे स्पिनर्स तो इंग्लैंड के पास ऑलरेडी हैं और वो स्पेशली अपने स्पिनर्स भी लेके आ रहे होंगे जो कि वहाँ पे उनके डोमेस्टिक सर्किट में अच्छा परफॉर्म करते रहे हैं। ठीक है, वो ग्रीन स्वान के और वो मॉन्टी पानेसर के लेवल के नहीं हो, लेकिन फिर भी वो टॉड मर्फी टाइप के तो हो सकते हैं। ये जो पिछली बार ये लोग लेके आए थे अपने ऑस्ट्रेलिया वाले, तो वो डेफिनेटली उनके लिए, और वो कंडीशंस जो अबू धाबी में जो उन्होंने कैंप लगाया था वहाँ पे उन्होंने बिल्कुल स्पिनिंग ट्रैक्स बना के और उसके ऊपर ही प्रैक्टिस की है। और जैसी कि हमको खबरें मिली हैं जितनी भी इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड की वेबसाइट से, कि उन्होंने वो आड़े स्वीप और टेढ़े स्वीप और सारे स्वीप मार मार के उन्होंने वो प्रैक्टिस की है। तो वो लोग मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से तैयार हैं कि उनको कंडीशंस क्या मिलने वाली है। और इसमें 95% तो कोई डाउट है नहीं कि इंडिया किस तरह का विकेट बनाने वाली है। और अगर कोई गलती से अगर स्पोर्टिंग विकेट बना दिया तो फिर तो दोनों के लिए चांसेस बराबर हैं, जिसमें इंग्लैंड को भी खेलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो लोग तो तैयारी करके आएंगे वर्स्ट सिचुएशन के लिए, जो कि रैंक टर्नर है। तो अब उसमें इसलिए ये, हालांकि वहां पे उनके इंग्लैंड के पुराने प्लेयर्स बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे थे कि तुम लोग 3 दिन पहले क्यों जा रहे हो टेस्ट मैच शुरू होने के, और तुमको पहले जाना चाहिए और ऐसा करना चाहिए, और अगर एशेज होती तो क्या तुम पहले नहीं जाते? तो भैया वहां पे वो विकेट्स उनको पहले ही पता रहता है कि विकेट्स क्या मिलने वाले हैं उनको, और उसके लिए कोई स्पेशल प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती। लेकिन यहाँ तो उन्होंने अबू धाबी में गड्ढे वड्ढे खोद खाद के विकेट के ऊपर बनाए होंगे। तो अब लेकिन हाँ, अगर कोई ये कहे कि ये विकेट स्पोर्टिंग नहीं बनाता है इंडिया और ये और वो, तो ये बकवास बात है। ये बात ना तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ
ना ही रोहित शर्मा ने मानी, और रोहित शर्मा ने तो अच्छी खासी गाली गलौज भी की साउथ अफ्रीका में, जब वो दूसरा मैच इन लोगों ने टेस्ट मैच जीता। और उसके बाद उसने कहा कि अब जब इंडिया आते हो तो फिर रोना पीटना मत विकेट के बारे में। तो ये बात उसने बिल्कुल सही कही कि तुम इधर आते हो तब तो चिल्लाने लगते हो। माइकल वॉन चिल्लाने लगता है अपने घर के पिछवाड़े में, वो गड्ढा खोद के वहां फोटो खींच के और डाल देता है कि देखो ऐसा विकेट बनाया वैसा विकेट बनाया। लेकिन साउथ अफ्रीका में जो उल्टे सीधे विकेट बने थे तो उसके बारे में माइकल वॉन ने तो कुछ भी नहीं बोला। तो या ऑस्ट्रेलिया में कभी कभी ये जो 1.5 दिन में और 2 दिन में मैच हो जाते हैं खत्म, तब उसके बारे में कुछ नहीं बोलते। या गाबा में जो इंडिया जो लास्ट टाइम गई थी 2021 में, और वो विकेट के ऊपर बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे 5वें दिन, जहां की इंडिया ने मैच जीता, उस टाइम तो कोई कुछ नहीं बोला। ये सारे गोरे जो है ये सब ऐसे ही है, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, तो इनके साथ वो करना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनके साथ वो करने में हमारे बल्लेबाजों की भी तो पैंट ढीली हो रही है, तो उसको कौन बचाएगा, इनकी हालत खराब ना हो जाए। तो चलिए खैर, ये सब तो हो गया बैकग्राउंड। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इंडिया ने टीम क्या डिक्लेयर की है। तो टीम आपकी है, देखिए, रोहित शर्मा कप्तान, फिर उसके बाद चंगूलाल गिल का नाम दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है, तीसरा यशस्वी जायसवाल। तो अब इसमें मुझे लगता है कि देखिए, ये रोहित शर्मा तो डेफिनेटली कप्तानी करना ही करना है उसको, और ओपनिंग भी करना है। लेकिन दूसरा नंबर जो है, ये पता नहीं इसका इन्होंने शुभमन गिल का नाम क्यों लिखा हुआ है। एक्चुअली यशस्वी जायसवाल होना चाहिए, क्योंकि शुभमन गिल तो पहले भी कह चुका है, उसने तो वेस्ट इंडीज से ही अपना गड्ढा खोद लिया था खुद ही, जब उसने अपनी ओपनिंग पोजीशन सेक्रीफाइस कर दी और कह दिया वहां राहुल द्रविड़ को कि मैं तो 3 नंबर पे खेलना चाहता हूं। तो और 3 नंबर पे वो तब से खेल रहा है, और तभी से उसकी मिट्टी पलीत हो गई है, सारा गुड़ गोबर कर दिया उसने, या गुड़ गोबर हो गया। अब उसके पीछे रीजंस क्या है वो तो हमको और आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि उसकी सिंसियरिटी लेवल जो है वो कम हो गई है। उसको बहुत ज्यादा, या तो उसने पैसे कमा लिए हैं, या उसको बहुत ज्यादा नाम हो गया है उसका, और ऑन द फील्ड भी और ऑफ द फील्ड भी। तो अब इस वजह से शुभमन गिल अपना आएगा 3 नंबर पे। चौथे नंबर पे नाम विराट कोहली का। देखिए, अच्छा हुआ कि मैंने ये एनालिसिस पहले नहीं की, क्योंकि अब आज क्या खबर आई है, जब मैं ये वीडियो कर रहा हूं उस टाइम ये खबर आई है कि विराट कोहली ने पर्सनल रीजन से बीसीसीआई से रिक्वेस्ट किया है कि पहले 2 टेस्ट मैचेस में उसको ब्रेक दे दिया जाए। अब दुनिया भर के लोगों को फिर चटकारे लेने का मौका मिल गया कि अरे विराट कोहली ने अब तो टीम इंडिया का कबाड़ा हो गया, और विराट कोहली का ऐसा हो गया, और विराट कोहली की क्या प्रॉब्लम है और क्यों हो गया। अरे भैया, पर्सनल प्रॉब्लम उसने लिख दिया, तो अब लेट अस लीव हिम अलोन, क्योंकि पर्सनल प्रॉब्लम हम दुआ यही करते हैं कि सब कुछ अच्छा हो, और हो सकता है कि कोई ऑब्वियसली जेन्युइन रीजन ही होगा, अदरवाइज विराट कोहली टेस्ट मैचेस, और वो भी 2-2 टेस्ट मैचेस के लिए कभी भी लीव नहीं लेगा। तो कुछ जेन्युइन रीजन होगा, और प्रे फॉर हिम दैट एवरीथिंग इज वेल विद हिज फैमिली, विद हिमसेल्फ। तो बाकी अब जब विराट कोहली ने ही एक्सक्यूज कर लिया है, तो अब यहां तो चांदी हो गई है मंगूलाल अय्यर की, क्योंकि वैसे तो उसका तो नंबर बनने वाला नहीं था। मैं तो ये चंगूलाल गिल और मंगूलाल अय्यर, ये दोनों ने पिछले कुछ दिनों में जैसा परफॉर्म किया है, इंक्लूडिंग द वर्ल्ड कप, ये मुझे तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा है इन लोगों के ऊपर। ये लोग बिल्कुल सीरियसली नहीं खेल रहे हैं, और अगर विराट कोहली होता तो बिल्कुल ही श्रेयस अय्यर का नंबर नहीं बनना था। फिर चलिए खैर, अब विराट कोहली नहीं है तो ये बिल्ली के भाग से छींका टूट गया और इसकी लॉटरी लग गई, तो अब ये तो अंदर आ ही जाएगा। पहले ये भी चल रहा था कि केएल राहुल होगा या नहीं होगा, अब और केएस भरत होगा विकेट कीपर या क्या होगा। केएस भरत ना तो विकेट कीपर अच्छा है और ना ही बैट्समैन अच्छा है। केएल राहुल इज 10 टाइम्स बेटर देन केएस भरत। और विकेट कीपिंग जो है, विकेट कीपिंग में आप ये नहीं कह सकते कि कोई ये जो आपका केएस भरत है ये कोई इयान हिली है या रॉडनी मार्श है या फॉर दैट मैटर एडम गिलक्रिस्ट है, वो ऐसा भी नहीं है ये। तो फिर जब इतना डिफरेंस नहीं है और केएल राहुल में और केएस भरत में, वैसे तो मुझे अभी रिसेंटली तो ये लगता है कि केएल राहुल इज डूइंग फाइन विकेट कीपिंग। तो मतलब मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि केएल राहुल ने कोई बहुत ज्यादा कैच टपकाए हों या बिल्कुल ही केएस भरत ने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विकेट कीपिंग कर दी हो। जब इतना विजिबल डिफरेंस नहीं है तो मेरी टीम में तो हमेशा केएल राहुल ही होता है, क्योंकि बैटिंग में तो ही इज फार फार सुपीरियर टू केएल राहुल, केएस भरत।
केएस भरत को भी हमने टांग से बॉल रोकते हुए देखा है विकेट के पीछे यार। आप लोग क्या बात करते हो, है कि नहीं? तो केएल राहुल डेफिनेटली मेरी टीम में एज अ विकेट कीपर ही खेलता है, टेस्ट टीम में और सारी टीमों में, बट मिडिल ऑर्डर में। टेस्ट मैचेस में तो चलिए हम आपको उसको हम ओपनिंग करते हुए भी देख सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ विकेट मतलब ओपनिंग के लिए तो अभी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए ओपनिंग में नहीं, जब 5वें 6ठे नंबर पे केएल राहुल इज बेस्ट सूटेड इन टेस्ट टीम एंड इन वनडे टीम ऑल्सो। तो अब उसके बाद इन्होंने ये जो नया जो शगुफा छोड़ा है बीसीसीआई ने ध्रुव जुरैल को, अब ये ध्रुव जुरैल बेचारे के साथ इतना गलत किया इन्होंने। ध्रुव जुरैल अभी सोच रहा होगा कि अरे वाह, मेरी तो मतलब मैं तो निकल पड़ा, अब मेरी तो निकल गई है लॉटरी और मैं तो आ गया टेस्ट टीम में। इंडिया की टेस्ट टीम में आना बहुत बड़ी बात है। अब लेकिन उन्होंने ध्रुव जुरैल को क्यों डिक्लेयर किया होगा? ये कहाँ से आउट ऑफ द ब्लू ध्रुव जुरैल को लेके आ गए? अब यहाँ पे देखिए, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ईशान किशन के साथ ज्यादती हो रही है और ईशान किशन के साथ बीसीसीआई बहुत गलत कर रहा है और ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं एक बात कहूँ, ईशान किशन ने खुद गड्ढा खोदा है और खुद ही उसमें कूदा है। अच्छा खासा तुम पूरी इंडियन टीम के साथ खेल रहे हो, इंडियन टीम के साथ बीच बीच में एक आध मैच में मिल भी जाता है मौका, अदरवाइज तुम टीम के साथ हो, टीम के ड्रेसिंग रूम में हो, टीम के साथ प्रैक्टिस कर रहे हो, टीम के साथ तुम घूम रहे हो, टीम के साथ होटल में रुके हुए हो, तुम कोच, कप्तान और बाकी सारे प्लेयर्स के साथ नेट प्रैक्टिस कर रहे हो। तो अब इसमें तुमको मेंटल फटीग हो गई कि तुम इतना प्रेशर में आ गए कि नहीं भैया, तुम खेल ही नहीं पा रहे हो और तुमको इतना ज्यादा वो हो गया कि अब तुम्हें मतलब ये घूम घूम के और जो तुम्हें टीम में जगह नहीं मिल रही है, तो इसकी वजह से तुमको मेंटल फटीग हो गई। तो ये तो भैया बाकी सारे जो 1 आध करोड़ लोग घूम रहे हैं बाहर टीम में आने के लिए, उनसे पूछो जरा कि हु इज इन अ बेटर पोजीशन, हु वुड नॉट वांट टू बी इन अ पोजीशन दैट ईशान किशन वाज इन a month ago, that he had all the opportunities to be in the limelight in front of the coach, captain, management and all other senior players along with the team. तो मतलब आपको उसमें बुरा लग गया और आपको फटीग हो गई और आपने छोड़ दिया। तो अब बीसीसीआई ने कहा कि ठीक है, मैं एक चीज समझना चाहिए ईशान किशन को, और आप लोग भी जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, अगर मान लीजिए ईशान किशन की जैसी सिचुएशन में आप हैं और आपको कभी किसी प्रोजेक्ट में मौका नहीं मिलता है, किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए मौका नहीं मिलता है, बट स्टिल यू आर इन द टीम, तो आप एक चीज याद रखिए कि एक देयर इज अ सेइंग इन मैनेजमेंट कि आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। तो अभी ईशान किशन ने वही काम किया है। नाउ ही इज आउट ऑफ साइट, सो ही विल बी आउट ऑफ माइंड ऑल्सो वेरी सून। बीसीसीआई ने तो बहुत सटल तरीके से राहुल द्रविड़ से कहलवा दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ईशान किशन को हमने निकाला नहीं है, वो डोमेस्टिक में परफॉर्म करके वापस आ जाए। ये सेंटेंस बहुत ज्यादा डेंजरस है ईशान किशन के लिए। अब इसका मतलब ये है कि नाउ ही इज फाइटिंग अमंग दोज 200 प्लेयर्स हु आर नियर द इंडियन टीम, जो कि इंडियन टीम के कैंप के आसपास खेल रहे हैं, दस्तक दे रहे हैं और परफॉर्म कर रहे हैं। और ईशान किशन ने तो एक और कदम बढ़ के काम किया है, वो तो अभी डोमेस्टिक में भी नहीं खेल रहा है। अभी क्या रीजन है कि वो अपनी झारखंड की रणजी टीम से जाके क्यों नहीं खेल रहा है? तो अगर तुम इतना ज्यादा वो हो गए हो कि तुम इतना ज्यादा मूड खराब हो गया है कि तुम डोमेस्टिक भी नहीं खेल रहे हो, तो फिर तुम किस बेसिस पे अब तुम वापस अपना क्लेम कॉन्स्टिट्यूट करोगे इंडियन टीम में आने के लिए? तो अब तो मुझे लगता है कि ये बहुत दूर का काम हो गया है। ईशान किशन ने अच्छा नहीं किया ये। तो अब ईशान किशन ने जो भी किया, अब बहुत जल्दी उसको समझ में आएगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, और ये एक बहुत बड़ा सबक होगा बाकी प्लेयर्स के लिए कि इस तरह का काम ना करें। उसके बाद हम चलते हैं तो ध्रुव जुरैल की तो कोई उम्मीद नहीं है किसी भी टेस्ट मैच में उसको मौका मिलने की, और पता नहीं ध्रुव जुरैल को क्यों लिया होगा। 2 विकेट कीपर काफी थे ना, केएल राहुल और केएस भरत। उसके बाद अब तीसरा जो ये ध्रुव जुरैल को लिया है, मुझे लगता है कि ये ईशान किशन के लिए क्लियर कट मैसेज है कि भैया अब तुम जरा जाओ डोमेस्टिक खेलो। और ये डोमेस्टिक खेलने का तो मैसेज इन लोगों ने बहुत सारे प्लेयर्स को दिया है। अभी आपने देखा होगा कि ये श्रेयस अय्यर भी तो गया था ना बॉम्बे की टीम से रणजी ट्रॉफी खेलने, क्योंकि अफगानिस्तान के अगेंस्ट T20 टीम में नहीं था ये,
तो इसको क्लियर कट मैसेज दिया गया कि जाओ रणजी ट्रॉफी खेलो, और ये बहुत अच्छा स्टेप है, होना ही चाहिए। बीसीसीआई को स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि जाओ फर्स्ट क्लास खेलो। उसके बाद चले तो रविचंद्रन अश्विन तो खैर ही सिलेक्ट्स हिमसेल्फ। रविंद्र जडेजा का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रविंद्र जडेजा को अभी बैटिंग करनी है, बैटिंग उसने बहुत दिनों से नहीं की है। अक्षर पटेल ही अगेन सिलेक्ट्स हिमसेल्फ, तो अक्षर पटेल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कुलदीप यादव टेस्ट टीम में रहता भी है, तो टेस्ट टीम में उसको खेलने का ज्यादा नहीं मौका मिलता है, क्योंकि अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन, इन तीनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी, और उसके पहले न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी, उसके पहले इंग्लैंड के अगेंस्ट भी, यही तीनों लोग खेलते रहे। ये इसको मौका मिला भी है, तो रैंक टर्नर्स पे भी इसको विकेट नहीं मिले हैं। तो अब यहाँ पे मुझे लगता है कि कुलदीप यादव तो बाहर ही रहने वाला है, खेलेंगे तो वही तीन, और अगर इन तीनों में से कोई अनफिट होता है या कुछ होता है तब कुलदीप यादव को मौका मिलेगा। फिर मोहम्मद सिराज के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे लगता है 3 स्पिनर्स और 2 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएंगे, तो मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह। फिर उसके बाद मुकेश कुमार को जगह नहीं मिलेगी और ना ही मिलनी चाहिए। वो मुझे तो अब लगता है कि ठीक है, अगर ये इन दोनों में से किसी को इंजरी हो गई तो बात अलग है, अदरवाइज इनको मिलना नहीं है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज भी जो है, इनको कितने ओवर्स मिलेंगे डालने के लिए, तो बहुत ज़्यादा मिलने वाले नहीं है। तो ये लोग दिन भर में अगर 10-10, 12-12 ओवर डाल देते हैं 2-3 स्पेल्स में, बस वही इनको मौका मिलेगा, वो भी ज़्यादा ही है, मुझे नहीं लगता कि इतना मौका मिलेगा, बाकी स्पिनर्स ही निपटाते रहेंगे। फिर उसके बाद आवेश खान। अब ये आवेश खान को क्यों लिया होगा यार? आवेश खान को तो ये गलत तरीका है बीसीसीआई का, आवेश खान को ले लिया। आवेश खान को पहले बोलना चाहिए, जैसे बाकी लोगों को बोल रहे हैं डोमेस्टिक खेल, इसको भी बोलो कि डोमेस्टिक खेल जाके जरा 15 किलो वजन कम करके आप। ये आवेश खान, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ये आवेश खान को अगर कभी टेस्ट मैच खिला दिया ना, तो मुझे ताज्जुब नहीं है, और आप लोग भी ज्यादा सरप्राइज मत होना अगर इसकी जीभ लटक के घुटनों तक नहीं आ जाए। ऐसी फिटनेस है इसकी, ये 4 ओवर से ज्यादा नहीं फेंक सकता है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपको, 4 ओवर अगर इसने टेस्ट मैच में फेंक दिए ना लगातार, इसकी दम निकल जाएगी, ये अनफिट हो जाएगा 6 महीने के लिए। ये इसकी ऐसी हालत है, पता नहीं इसको क्यों लिया होगा टीम में। लेकिन ठीक है, अब इनको डर लग रहा होगा कि ऐसा नहीं हो कि बुमराह का कुछ हो जाए, निगल हो जाए, या सिराज को कुछ हो जाए, तो फिर बॉलर तो रखने पड़ेंगे ना आपको। लेकिन ऐसा क्या है यार, अगर ऐसा कभी हो भी जाता है तो आप बाहर से बुला लो। ये जो इंडियन टीम वर्ल्ड कप के लिए भी जो टीम्स का करती है, मुझे उसमें भी ये बेवकूफ़ी का इनका डिसीजन लगता है कि ये लोग एक ही टीम में सब घुसेड़ने के चक्कर में रहते। अरे दुनिया के किसी कोने में होने दो यार आप वर्ल्ड कप। अभी जैसे वेस्ट इंडीज और अमेरिका में होने वाला है T20 वर्ल्ड कप, तो आपको क्या टेंशन है यार? आप 15 जो टीम देनी है वो दे दो। उसके अलावा अगर आपको इंजरी का डर लगता है तो आप ये क्यों सोचते हो कि आपको इंडिया से बुलाना पड़ेगा? अरे यार, जो आपके नेक्स्ट 10 बेस्ट ऑप्शंस हैं उनको अलग से भेज दो ना वेस्ट इंडीज, कि वो टीम के साथ नहीं रुकेंगे, वो टीम के बराबर वाले होटल में रुक जाएंगे। बीसीसीआई के पास पैसे की कमी है क्या? हम क्या वो भिखारी पाकिस्तान है क्या यार, जो सुबह कमा रहे हैं और शाम को खा रहे हैं? हमारे पास तो साला इतना पैसा है कि उसके इंटरेस्ट, बीसीसीआई के पास जितना पैसा है उसके इंटरेस्ट से साला आधा पाकिस्तान को खाना खिला दे। वो इतना पैसा है तो तुम 10 प्लेयर्स अलग से नहीं लेके जा सकते हो वर्ल्ड कप की टीम में? मुझे समझ में नहीं आता ये लोग क्या कंजूसी करते हैं कि बाकी प्लेयर्स को यहाँ छोड़ के जाते हैं। अरे लेके जाओ, वहां जो भी इंजरी होती है आईसीसी को एप्लीकेशन डालो, अगले दिन उसको टीम में लो। अब तुम सोचोगे नहीं, वो जब फिर हमको इंजरी हो जाएगी फिर हम वेट करेंगे, फिर हम एप्लीकेशन डालेंगे, फिर उसके बाद इंडिया से फ्लाई करके आदमी आएगा, फिर वो जेट लैग हो जाएगा उसको। ये क्या बेवकूफी है यार? पैसे होने का मतलब क्या है? लेकिन पैसे होने का यही तो वो है दुष्परिणाम जिसको कहते हैं ना, कि पैसे से अकल नहीं आती है। पैसा भरा हुआ है 18,000 करोड़ बैंक में, लेकिन अकल तो 18 रुपए की नहीं है इनमें। अगर होती तो ये 10 प्लेयर अपने जो फ्रिंज प्लेयर्स हैं उनको भी साथ में लेके जाते वर्ल्ड कप। वहां अलग लोग रुका देते, उनको बोलते कि तुम चलो जाओ प्रैक्टिस करो। यार टीम के साथ ही करवाओ प्रैक्टिस यार, कौन मना कर रहा है? आईसीसी को क्या उसमें प्रॉब्लम है? हम लेके आए अपने साथ, ठीक है, हम टीम में डिक्लेयर नहीं किया है वो, लेकिन वो है हमारे साथ, हमारी मर्जी है, हम किसी को भी अपनी टीम के साथ घूमने दें यार, उसमें क्या दिक्कत है? तो ये मुझे समझ में नहीं आती बात। तो अब ये है, अब विराट कोहली के जाने से सिचुएशन थोड़ी सी क्रिटिकल इसलिए हो गई है कि अब इंग्लैंड को पता है कि इनके एक ही प्लेयर है बैटिंग में जिससे हमें डर है,
बाकी तो चंगू मंगू लल्लू पंजू हैं, ये इनसे हमें कोई डर नहीं है, वो तो इनमें भूसा भर देंगे, इनको वो भी बिल्कुल इनके पिछवाड़े से निकालेंगे बॉल, देखना। हाँ, बॉलिंग में डिपार्टमेंट तो अच्छा है, खासतौर पे स्पिनर्स तो बहुत अच्छे हैं इंडिया के, तो उनसे उनके बैट्समैन को पार पाना पड़ेगा। बाकी अब ये इंग्लैंड के बैट्समैन क्या करते हैं वो देखने वाली बात है, और विकेट किस तरह का होता है, फिर सबसे इंपॉर्टेंट टॉस कौन जीतता है। हाँ, एक चीज और है, जब हम स्पिनर्स डिस्कस कर ही रहे हैं तो हिमांशु पाल ये कह रहे थे कि चहल को टीम में होना चाहिए और चहल का नहीं होना बड़ा बुरा है। अब हिमांशु पाल ने हालांकि अफगानिस्तान की T20 सीरीज के दौरान ये बात कही थी, लेकिन क्योंकि हिमांशु ने कहा कि भाई एडम जंपा भी तो सीधी सीधी बॉल फेंक के विकेट लेता है, लेकिन एक T20 और वनडे क्रिकेट की बात अलग है, रादर T20 की बात बिल्कुल ही अलग है। और टेस्ट मैचेस में तो खैर मुझे नहीं लगता कि चहल का कभी भी मौका था, चहल ने तो कभी भी क्लेम अपना बनाया ही नहीं। और दूसरी बात, चहल के साथ जो सबसे नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि बैटिंग में एकदम जीरो है वो, और फील्डिंग में भी वो अगर बहुत बड़ा गड्ढा नहीं है तो वो गड्ढे से बहुत ज़्यादा बेटर भी नहीं है, वो मतलब ऐसा ही है वो। अगर मैं बैटिंग कर रहा हूं ना तो मैं चहल के पास जाएगा तो मैं भी एक की जगह 2 रन दौड़ लूंगा, ना तो उसकी थ्रो है, ना कोई वो कोई एक्सप्रेस फील्डिंग करता है, कोई दौड़ के कोई मतलब कोई ऐसा रोक ले या कोई डाइव मार दे या कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आज तक आप लोगों ने देखा 6-7 साल से ये खेल रहा है चहल, एक भी कोई कैच ऐसा पकड़ा है इसने जो लोट लाट के पकड़ लिया हो, डाइव मार के पकड़ लिया हो, या डाइव मार के कोई बाउंड्री रोक ली हो, या कोई तूने भैया बाउंड्री रोक पे उछल के कोई छक्के को बचा लिया हो या कैच पकड़ लिया, कुछ भी नहीं। तो अब तुम इतने कोई शेन वॉर्न तो हो नहीं भैया कि तुमको टीम में ले लिया हो। शेन वॉर्न ही था एक ऐसा, या मुरलीधरन था जिसको कुछ नहीं आता था, लेकिन वो शेन वॉर्न तो खैर बैटिंग भी बहुत अच्छी कर लेता था, लेकिन मुरलीधरन तो कुछ भी नहीं आता था, लेकिन फिर भी उसको कोई निकाल सकता था टीम से। तो गड्ढा तो अश्विन भी है फील्डिंग में, लेकिन कम से कम बैटिंग तो थोड़ी बहुत कर लेता है, थोड़ी बहुत क्या अच्छी खासी कर लेता है जब वो करना चाहता है। 5 सेंचुरी बनाई है अश्विन ने। अब चहल का क्या है, चहल का कुछ भी नहीं है, इसे चहल इज नॉट हेल्पिंग हिमसेल्फ, तो चहल का तो बहुत मुश्किल है। अब चहल बेचारे का वो देख के बुरा भी लगता है मुझे, मतलब ही इज अ डिसेंट बॉलर, लेकिन T20 के अलावा उसका बनता नहीं है। और T20 में भी अब जब से फील्डिंग की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई है, या फिर बैटिंग की थोड़ी बहुत तो डिमांड है भैया, तुम यार क्यों यार छक्के मारना कौन सी बड़ी बात है, कौन सी बड़ी बात है, चलो पैर निकालो बाहर और घुमाओ बल्ला। लेकिन इंडियन टेलेंडर्स के साथ ये प्रॉब्लम, ये बल्ले ही नहीं घुमाते, डर के मारे पता नहीं क्या टुच टुच करते रह जाते हैं। तो अब यही होगा फिर इनके साथ, ये धीरे धीरे बाहर हो जाएंगे और वही आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, फिर मुश्किल हो जाएगी। टॉस जीत गए अगर तो उनकी जान में कुछ जान आएगी, अदरवाइज इंडिया इनको खा जाएगा। हालांकि टॉस जीतने के बाद भी ये लोग इंडियंस कुछ तो जान लगाएंगे, अब देखते हैं। लेकिन मजेदार होने वाला है 25 तारीख का, मुझे तो इंतजार है कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा। और एक ये इंग्लैंड के लिए ये अच्छा हो गया, मतलब कि विराट कोहली नहीं है तो अब मॉरली वो थोड़े से स्ट्रांग होके आएंगे। अब ये बात वही है, देखिए कि इंग्लैंड की टीम से अगर मान लीजिए बेन स्टोक्स नहीं हो या जो रूट नहीं हो तो फिर उनका क्या होगा, कितना मॉरल डाउन हो जाएगा। वैसी हालत अभी इंडिया की होगी, हालांकि इंडिया अपने घर में खेल रहे हैं तो इतना ज्यादा डरने की बात नहीं है। ये चंगू मंगू भी करेंगे, कुछ करना पड़ेगा इनको, अब नहीं तो इनकी अभी बहुत धुलाई होने वाली है और होनी भी चाहिए। तो चलिए, आई एम वेटिंग फॉर द टीम। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।